Friends, in this video, person, assessee, gross total income, and how to calculate the tax liability as per the income tax slabs. Fine. So let's start the class and let's see this section. This is the section 4 of the Income Tax Act 1961, Basic Principles for Charging Income Tax, right? So ये section क्या बोलता है that income tax is a tax levied on the total income of the previous year of every person. ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स जो किस पे लगाया जाता है? टोटल इनकम पर। कौन सी इनकम पर? जो इनकम आपने अर्न करी होगी कब? इन द प्रीवियस ईयर। किसकी इनकम? इनकम ऑफ एवरी person. Fine. So in today's video we'll see how to compute this total income and who is a person, right? We have already covered the topic of previous year in our previous video. So income tax is an annual charge on income, right? I have already discussed this thing, and the rate of tax is applicable as specified by the Annual Finance Act of that year, as well as some rates are mentioned in the Income Tax Act. ठीक है, सो ये हमें सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन जो बोलता है टैक्स लगाया जाएगा किस पर? टोटल इनकम पर। कौन सी इनकम की? प्रीवियस ईयर की इनकम की। किसकी? ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, so let's start with the definition. Let's understand the term person. अब person से अभी तक हम लोग को समझ में आता था person means human beings, right? But here the term person includes means this is an inclusive list, right? एक list दे दी गई है जिसमें बताया गया कि ये सबको person माना जाएगा. And this definition is given under section 2 subsection 31, which says that the term person includes individual, right? So हर एक individual जो कि एक natural person है, human being है, they will come in the category of person. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पर्सन में इंक्लूड किया गया किसको? HUF. फाइन, तो जैसे आप देखते हैं ए बी एंड सन्स और कोई भी HUF है वो भी किस डेफिनेशन में कवर कर लिया बच्चे? द टर्म पर्सन, राइट? सो इफ यू आर एन इंडिविजुअल, अगर कोई HUF है, कोई कंपनी है, ठीक है, a company may be Indian company or foreign company, if there is any partnership firm or LLP, right? So they are also covered under the definition of person. Individual हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गई जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इनकम टैक्स एक्ट की आंखों में क्या है? दे विल ट्रीट दैट कंपनी एज पर्सन. फाइन, सो फर्म हो गई. फिर हमारे पास ये टर्म आती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सो इफ टू और मोर पर्सन्स they come together to start any business, right? And they don't want to form any partnership. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैंने बोला टू और मोर पर्सन. नाउ दीज टू और मोर पर्सन कैन बी एक इंडिविजुअल और HUF आपस में एसोसिएट होके स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? एक इंडिविजुअल HUF कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल HUF फर्म ज्वाइन कर सकते हैं. सो एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ठीक है, दूसरा हमने टर्म यूज किया यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सो इफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स इफ टू और मोर देन two individual, let's say Mr. X, Mr. Y and Mr. Z, they come together and they start any business activity without forming a पार्टनरशिप फर्म, तो हम उसको क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो अगर आपने कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म की है या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म किया है, उसको भी हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे? इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, राइट? देन वी हैव लोकल अथॉरिटी. तो जैसे हमारी पंचायत हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन. कौन सी कैटेगरी? लोकल अथॉरिटी. ठीक है, एंड लास्ट आपके पास सेवेंथ कैटेगरी इज आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन. दैट मीन्स if there is you can say, you can understand it in like this कि अगर कोई भी जो आपकी जो किसी भी इसमें कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, इंडिविजुअल भी नहीं है, HUF भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, AOP भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, बट वो इनकम अर्न करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो उसको हम किस कैटेगरी में ले आएंगे? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन.
वी आर नॉट सेइंग कि उसकी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इफ यू आर capable of earning the income, ठीक है, and you have an existence in the eyes of law, तो हम आपको बोल देंगे artificial jurisdictional person. So if you are studying in Delhi University, so can we say that Delhi University is an individual? No. It is an HUF? No. Company है? वो भी नहीं है। क्या ये कोई partnership firm है? नहीं। क्या ये AOPBOI है? No. Is it a local authority? No. So it will fall under which category? Artificial jurisdictional person. ठीक है। और जैसे हमारी जो रिलीजियस एंटिटीज होती हैं, जो आइडल्स हैं, गॉड्स हैं, उनको भी आप इसी कैटेगरी में देखोगे। उनकी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, दैट इज डिफरेंट, दैट विल स्टडी लेटर। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी आर सीइंग इज what all is considered under this definition. So this definition covers these 7 categories. This definition includes these 7 categories. What are these 7 categories? You have to remember the names. Individual, HUF, ठीक है, फिर आपके पास है कंपनी, देन यू हैव फर्म, AOPBOI, local authority, and the last is artificial jurisdictional person, right? So after this definition of person, the next definition which is very important and which you need to know is the definition of assessee, section 2 subsection 7. Now who is an assessee? Income Tax Act 1961 says that assessee means a person, मतलब assessee अभी हमने देखा पर्सन कौन होता है, वो सातों कैटेगरीज में से जो आएगा उसको आप पर्सन बोलोगे, ठीक है। तो assessee means person by whom any tax or any other sum of money is payable under the Income Tax Act, right? So if you are a person and you have to pay any tax, ठीक है, आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो हम आपको क्या बोल देंगे, आप असेसी हो, राइट? तो ये तो हो गई टैक्स की बात। दूसरा, आपको टैक्स के अलावा या फिर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है, और सम फाइन और सम पेनल्टी हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन यू, एनी अदर सम ऑफ मनी में ये आ जाएगा, राइट? सो इफ you are a person and you have to pay any tax to the income tax authority or any interest, fine, penalty, any other sum of money, then you will be considered as an assessee, ठीक है। So the term assessee includes a person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment of number one his income, मतलब अगर किसी पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम को लेके असेसिंग ऑफिसर ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, असेसिंग ऑफिसर वाज नॉट सेटिस्फाइड जो उसने अपनी इनकम डिस्क्लोज की थी, तो some proceedings have been initiated against him, right? So if any person against whom any proceedings have been initiated in respect of his income, उसे भी हम क्या बोलेंगे, assessee, ठीक है। ये तो हो गया उस अपनी खुद की इनकम के लिए। नेक्स्ट, the income of any other person in respect of which he is assessable. If let's say Mr. X is assessable for the income of his or her minor daughter या minor child, जो भी है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट में भी if the proceedings have been initiated, Mr. X will be considered as what? Assessee. Then if he has sustained any loss or the person for whom he is assessable, ठीक है, तब भी मिस्टर एक्स को हम क्या बोल देंगे, असेसी। नेक्स्ट, लास्ट, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी के डिपार्टमेंट के वहां से इसकी कोई इनकम पर रिफंड बन रहा है, जो टैक्स इन्होंने ज्यादा दे दिया था उतना, लेट से इनकी लाइबिलिटी थी टैक्स पे करने की 10,000 और ये ज्यादा टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, लेट से ही हैज पेड 12,000, सो दैट 2,000 दैट इज द अमाउंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको रिफंड करेगा, इवन देन हम इनको क्या बोलेंगे, असेसी। तो अभी तक हमने क्या देखा है, एसएससी कौन है, कोई भी पर्सन जिसने टैक्स पे करना होगा या कोई interest, fine, penalty, any other sum of money is payable under the Income Tax Act, then that person will be known as assessee. Fine. अगर उनके against कोई proceedings initiate हो चुकी हैं, even then that person will be termed as assessee. Next, it is also mentioned over here that every person who is deemed to be an assessee under any provision of the Act. मतलब आप असेसी नहीं हो अपनी कैपेसिटी में, पर फिर भी आपको मान लिया जाएगा, डीम्ड मीन्स
it will be assumed, right, that you are an assessee. कैसे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. For example, if somebody, let's say Mr. X dies, right, इनके बाद जो भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, they will be treated as deemed assessee for the income of Mr. X. Fine. अगर आप कोई let's say you are carrying on a business and you are a non resident, ठीक है, तो जो आपका एजेंट होगा, जो भी एजेंट होते हैं नॉन रेजिडेंट के, they will be treated as deemed to be an assessee. Fine. Similarly, guardian of a minor child is also considered as deemed to be an assessee. Fine. The last thing is every person who is deemed to be an assessee in default. Now, what do you mean by deemed to be an assessee in default? Let's say Mr. X जो थे, he was not liable to pay tax. So if Mr. X is a person, right? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? He is an individual. और अभी हमने देखा individual person की कैटेगरी में आता है, ठीक है? So Mr. X is an individual, fine, and he is not liable to pay any tax because उनकी इतनी इनकम थी ही नहीं, right? So अगर उन्होंने टैक्स भी नहीं देना, उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट नहीं हुई है, he is not liable to pay any interest, fine, penalty. So can we say that Mr. X is an assessee? No. But अगर Mr. X उनकी obligation थी to deduct TDS from the salary of his employees, but before deducting TDS उन्होंने क्या कर दिया, वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी ऐसे ही पे कर दी, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, he has done some default. Fine. So although he is not liable to pay any tax, वो अपनी individual capacity में वो assessee नहीं बने थे, but he has become assessee in default. Why? Because it was his obligation to deduct TDS, but he failed to do so. या फिर उन्होंने TDS deduct कर लिया, but he could not deposit that TDS money with the government within the stipulated time. तो वहां पर भी if he is doing any default, he will be considered as deemed to be an assessee in default. Fine. So since we have done the definition of person, we have done the definition of assessee, can we conclude this thing that every assessee is a person, but not every person is an assessee? Right? कैसे? Every assessee is a person, but not every person is an assessee. कोई भी person बच्चे assessee कब बनेगा? जब उसने कोई टैक्स देना है या any other sum of money under the income tax act, या फिर इनमें से वो किसी कैटेगरी में फॉल होगा. अगर नहीं होगा तो although he'll remain a person, but he will not become an assessee. Fine. So this, please remember this line that every assessee is a person. हर assessee person तो होता है, but ये जरूरी नहीं है कि हर person assessee भी हो, ठीक है. So लेट्स गेट बैक टू आवर चार्जिंग सेक्शन एंड हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. हमने सीखा इनकम टैक्स, हमें पता है क्या होता है. इट इज अ टैक्स, किस पे लेवी होता है, ऑन द टोटल इनकम of the previous year. We know what is previous year, the year in which income is earned of every person. So now when we are seeing this line of every person, अब हमें पता है person मतलब वो 7 categories you have to remember, that is individual, HUF, company, firm, AOPBOI, local authority, and the artificial judicial person, right? So far we have understood the meaning of this income tax. ये क्या होता है? What is the previous year? We know the meaning of previous year. Now we also know the meaning of person. What we need to understand how to compute this total income. ठीक है? So let's see total income तक हम आते कैसे हैं. ठीक है? So before calculating your total income, you need to know that as per section 14, income of a person is computed under the 5 heads. ठीक है, आपकी जो भी इनकम अर्न करते हो, that income is divided into 5 heads to compute your gross total income. So gross total income क्या होती है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पहले हम वो 5 heads डिस्कस करते हैं. ठीक है, so there are 5 heads. Number 1 is salaries. Number 2 is income from house property. अगर आप if there is an employer-employee relationship between the payer and the payee, so whatever income you are receiving, that is known as your income from salary. ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है हमारा salaries. We'll discuss this in detail. Next is
इफ यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी एंड आपने वो लेट आउट करी है एंड यू आर अर्निंग द रेंटल इनकम, ठीक है, वो रेंटल इनकम कौन से हेड में चार्जेबल होगी बच्चे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फाइन. एंड नेक्स्ट इज if you are carrying on any business or you have set up your own profession, ठीक है, so whatever income you are getting from that business or profession, that is taxable under the head profits and gains from business or profession. And second last is if you have sold any capital asset. Now what is a capital asset? That we will discuss in detail in the chapter capital gains. For the time being, just understand, if you have sold any capital asset and आपको कुछ gains arise होते हैं, those gains are treated as capital gains and they are chargeable under the head income from capital gains. And lastly, अगर आपके पास कोई भी इनकम है which does not fall in any of these four categories, आपके पास कोई इनकम है, लेट्स से आपने बैंक में एफडी कराई है एंड ऑन दैट एफडी यू आर अर्निंग द इंटरेस्ट, कैन वी से दैट दिस इंटरेस्ट इनकम इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी? नो. इज दिस माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो. Is this my income from PGBP? Again, no. So, is this my capital gains? No. तो इनकम तो है बट वो मेरी सैलरी इनकम भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है, neither this is my income from PGBP nor is this a capital gain. So if there is any income which does not fall under these four categories, these four heads of income, उस इनकम को हम कौन से हेड में चार्जेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. फाइन. So far I have discussed that as per section 14, there are 5 heads of income. What are those 5 heads? Salaries, house property, PGBP, capital gains and income from other sources. इन पांचों heads की income को जब हम total करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? Gross total income. So what is your gross total income? The aggregate of income under these 5 heads is known as gross total income. Fine. So far we have covered the meaning of gross total income. Next we will learn how to compute your total income, because tax तो आपकी total income पे लगाया था ना. Section 4 अभी हमने read किया, ठीक है, हमने सीख लिया gross total income क्या होती है. Different head से मेरी जो भी income का total आएगा, that will be known as my gross total income. So let's see how to calculate total income. So there are certain steps which you have to follow to arrive at the figure of total income. What are those steps? Number 1, determination of residential status. So this is a chapter, full-fledged chapter, or there is a chapter on residential status where we will see how to determine the residential status. ठीक है, आपका residential status देखा जाएगा, whether you are a resident or a non-resident, and accordingly your income will become chargeable to tax. तो पहले आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे हम, फिर इनकम को क्लासिफाई किया जाएगा अंडर डिफरेंट हेड्स. वी हैव सीन डिफरेंट हेड्स, ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम आर देयर. अभी अभी हमने देखा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया स्टेप 1. स्टेप 2 में वी विल क्लासिफाई योर इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. फिर हर एक हेड में इनकम कंप्यूट की जाएगी कि आपकी सैलरी में टैक्सेबल सैलरी कितनी है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आएगी, पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल कितनी आ रही है, राइट. फिर आपकी कैपिटल गेन्स कितने टैक्सेबल आ रहे हैं, देन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना टैक्सेबल है. सो आफ्टर अलाउइंग ऑल द डिडक्शंस एंड परमिसेबल एग्जेम्पशंस वी विल कंप्यूट द इनकम अंडर ईच ऑफ द हेड्स. ठीक है, इसके बाद वी विल सी there is a chapter again on this clubbing of income where Mr. X की अगर हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, so he is liable to pay tax on his income as well as ओ किसी और की, दैट मीन्स अपनी स्पाउस की इनकम के भी, उनकी मिसेस एक्स की इनकम भी मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड की कर दी जाएगी, मिस्टर एक्स के माइनर चाइल्ड की इनकम भी उन्हीं की इनकम में कर दी जाएगी. ठीक है, ये कब होगा? वी हैव फॉर दैट वी विल स्टडी दिस एंटायर टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम. ठीक है, देन वी विल सी द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस. ये भी एक कंप्लीट चैप्टर है. ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद बच्चे जो हमारे पास एक एग्रीगेट अमाउंट आएगा उसे हम बोल देंगे ग्रॉस टोटल इनकम, राइट. एंड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम देयर आर सर्टेन डिडक्शंस व्हिच आर अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. वो डिडक्शंस देने के बाद जो फाइनल फिगर हमारे पास आती है इसी को हम बोलते हैं टोटल इनकम, एंड ऑन दिस इनकम वी चार्ज द टैक्स. ठीक है, सो अभी आपको ये स्टेप्स
याद नहीं करने हैं, अभी बस आपको एक ओवरव्यू लेना है कि हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम, बिकॉज अभी दीज आर द बेसिक्स ओनली, वी विल लर्न व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स, उन हेड्स में इनकम कंप्यूट कैसे होती है. सो gradually we'll keep on learning these steps. Fine. So let's see this computation of total income. And while computing the total income, these are the two provisions, the two sections which you need to keep in mind while doing the calculation, because in the next slides I'll be teaching you how to calculate the tax liability as per the income tax slab. So for that you need to keep these 2 points in mind, that is the rounding of total income and tax. Total income हमने देख लिया, that is your taxable income. Fine. So the amount of total income shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees. Any part of a rupee consisting of पैसे shall be ignored. मतलब जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करके एक फिगर पे आएंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 288 हमें क्या बोलता है? दिस सेक्शन इज सेइंग that the last digit must be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees. That means the last digit has to be 0, right? And any part of a rupee consisting of पैसे shall be ignored. मतलब अगर लेट से आपके पास फिगर आ रही है 920.99, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है आपको? एनी पार्ट ऑफ अ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे शैल बी इग्नोर. सो यू विल सिंपली इग्नोर दिस 0.99. फाइन. इसमें एक और स्टेप आपको देखना है. Thereafter, if the last figure is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher multiple of 10. And if the last figure is less than 5, the amount shall be increased to the next higher. Uh, this should be the amount should be decreased to the next lower multiple. Fine. So अभी हमने देखा है, हमने अपनी इनकम को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. अगर कुछ फ्रैक्शनल पोर्शन आएगा, वी विल सिंपली इग्नोर द फ्रैक्शनल पोर्शन. और उसके बाद हम देखेंगे कैसे चेक करना है आपको ये मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में आप राउंड ऑफ करोगे कैसे. सबसे पहले देखो, लेट्स से मैंने दो एग्जांपल्स लिए यहाँ पे. इफ योर इनकम इज 10,48,988.25. So let me write it here. 10,48,988.25. ठीक है. तो रूल क्या कहता है? एनी पार्ट ऑफ अ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे शेल बी इग्नोर. सो आई विल इग्नोर दिस पार्ट. ये 0.25 जो पैसे थे हमने इग्नोर कर दिए. फाइन. अब आते हैं नेक्स्ट पे. It should be rounded off to the nearest multiple of a 10 rupees. So that means last digit has to be 0. अब वो 0 हम बनाए कैसे? आपको देखना है कि ये इग्नोर करने के बाद लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है. सो सिंस दिस इज ग्रेटर देन 5, हम इसको एक हायर मल्टीपल पे ले जाएंगे. राइट. हायर मल्टीपल कैसे? विल बी 10,48,990 रुपीज. ठीक है. क्लियर? हमने क्या किया? वी हैव इग्नोर्ड दी पैसे वाला पार्ट एंड लास्ट डिजिट को हमने बनाना था इन मल्टीपल ऑफ ₹10. वो कैसे करोगे आप? इफ द लास्ट फिगर इज 5 और मोर, द अमाउंट शैल बी इंक्रीज टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ 10. फाइन. एंड इफ द लास्ट फिगर इज लेस देन 5, so let's take another example. In another example, it is 10,48,984.99. राइट. तो हमारे स्टेप्स क्या कहते हैं? इग्नोर दिस फ्रैक्शनल पार्ट. पैसों को तो इग्नोर ही कर दो. 0.99 विल बी इग्नोर्ड. देन सी द लास्ट फिगर. इफ इट इज लेस देन 5, रिड्यूस कर देंगे टू द लोअर मल्टीपल ऑफ 10. राइट. तो ये हमारा फिगर कितना आ जाएगा बच्चे? 10,48,980 rupees. This is how you have to round off the total income, and similarly you have to round off the tax payable or tax refundable if any under section 288B. Fine. So you can see the final answer here also. 10,48,988.25 को हमने round off किस में किया है? 10,48,990, and this has been rounded off to 10,48,980 rupees.
Fine. I hope now you guys know how to round off the total income and how to round off the tax payable or tax refundable. Next, we will see the most important concept, that is the slab rates. Now, slab rate, we are studying the slab rates which are applicable for assessment year 22-23. So I'll be teaching you three different categories here. Okay, this slab which we are studying is applicable for individuals less than 60 years of age. Okay, and I'll be teaching you the tax computation for individuals only. Fine. So if you are an individual and your age is less than 60 years, तो हम tax कैसे charge करेंगे? For you, we will calculate the tax as per this slab, and ये slab हमें क्या बोलती है, that if your income is up to rupees 2,50,000, then nothing is chargeable to tax. ठीक है, but if your income is more than 2,50,000 and it is up to rupees 5 lakh, so 5% of your income which will fall under this category will become chargeable to tax. ठीक है, next, 5 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम बट 10 लाख तक है, तो जितनी भी इनकम बचे यहाँ पे फॉल करेगी, उस अमाउंट पर हम टैक्स कितना चार्ज करेंगे, 20%. And if your income is more than 10 lakh, we are going to charge 30%. So income tax basically है क्या, it is a progressive rate of taxation. जैसे जैसे you can see, जैसे जैसे हमारी income increase होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा tax rate भी increase होता जा रहा है. ठीक है, so you have to learn the slab. ये slab किसके लिए applicable थी, for an individual who is 60 years से कम age है जिनकी. ठीक है, slab क्या कहती है, up to rupees 2,50,000 nil, 250 to 5 lakh 5%, 5 to 10 के बीच वाली इनकम पर वी विल चार्ज 20%, मोर देन 10, 10 से जितनी इनकम एक्सीड करेगी ऑन दैट एक्सीडेड पार्ट वी विल चार्ज 30%. सो आई विल बी सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स सो दैट आपको ये कंप्यूटेशन समझ में आ जाए अच्छे से. फॉर दी टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड दी स्लैब, राइट. एक स्लैब ये हो गई. नेक्स्ट स्लैब है which is applicable. Now please see the applicability. ये slab applicable किस पे है? This slab is applicable for resident individuals, ठीक है, of the age of 60 years or more but less than 80 years. ठीक है, so if you have touched the age of 60 at any time during the previous year, हम आपके लिए क्या बोलेंगे, that you fall into this category where we will charge the tax on your income. इन senior citizen के लिए होती है बच्चे ये स्लैब. ठीक है, so here for senior citizen हम क्या बोल रहे हैं, senior citizen तो हो, आपका residential status क्या होना चाहिए, resident. That means this slab is applicable only for senior citizens who are resident. ठीक है, if you are a senior citizen but your residential status is non resident, then in that case हम आपके ऊपर कौन सी slab applicable करेंगे, this one only, the first one. ठीक है, this slab is applicable only for senior citizen whose residential status is resident. Now let's see the slab rates. The rates are, if you are a resident senior citizen मतलब you have touched the age of 60 during the previous year. ठीक है, 60 या 60 से ज्यादा की अगर आप हो but 80 से कम होने चाहिए, because 80 के लिए we have a different category, right. तो हम आपके 3 लाख तक की इनकम पर nothing is chargeable to tax. 3 से 5 लाख तक की इनकम is chargeable to tax at the rate of 5%, 5 to 10 lakh 20%, and if your income exceeds 10 lakh then the tax rate is 30%, right. So in the first slab हमने देखा था up to 5 lakh, up to 2,50,000 nil था, यहाँ पे 2,50,000 की जगह कितना nil कर रहे हैं, 3 lakh तक, nothing is chargeable to tax, right. Next is the slab for super senior citizen. Now who is a super senior citizen, 80 years touch कर गए अगर आप during the previous year, if your age is 80 years or more you will be considered as super senior citizen, right. But again this slab is applicable for only those super senior citizens who are resident. तो अगर आप resident हो, you are a super senior citizen and you are a resident in India, right, only then this slab will become applicable for you. Otherwise
अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन तो हो बट यू आर नॉट अ रेजिडेंट, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट, तो आपके लिए बच्चे वो 2.5 लाख वाली जो स्लैब थी ना, दैट विल बिकम एप्लीकेबल। ठीक है, सो लेट्स सी दी स्लैब हियर। यहाँ पे हम कह रहे हैं इनकम अप टू ₹5 लाख, 5 लाख तक अगर सुपर सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट है इंडिया में वो कमाता है, नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स। फाइन। एंड इनकम which falls between 5 to 10 lakhs, 20% is chargeable to tax. 10 लाख से ज्यादा है, then 30% is chargeable to tax. Fine. So far we have covered these 3 slabs. In the first slab we have seen 2,50,000 tak nil, 250 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. ठीक है, जिनके ऊपर भी नीचे वाली दोनों स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं होंगी उनके लिए फर्स्ट स्लैब इज एप्लीकेबल। ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन up to 3 lakh nil, 3 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, and more than 10 30%. Here also up to 5 lakh nil, 5 to 10 lakh 20%, and more than 10 30%. So 5 to 10 lakh and more than 10 lakh तो सेम है तीनों में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दी कंप्यूटेशन पार्ट। सी, Mr. X is a resident individual. He has a total income of rupees 12 lakh for the previous year 2021, comprising of his salary income and interest on fixed deposit. Compute his taxable income if his age is 45 years, 65 years and the last option is 85 years. बच्चे पहले हम पहला वाला केस देख लेते हैं and please read this instead of 2020, read it as 21 and this is 22 because we are doing the computation for assessment year 22-23. So our previous year will be 2021 and 2022. Fine? Yes. So पहले तो हम चेक करेंगे ए बी सी में ए के ऊपर कौन सी स्लैब लगेगी, बी के ऊपर कौन सी स्लैब लगेगी, सी के ऊपर कौन सी स्लैब लगेगी, राइट। मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, देन यू विल चेक हिज एज, एज कितनी है 45, दैट मींस इसकी कौन सी वाली स्लैब लगेगी, द फर्स्ट वन जहां पे इनकम 2.5 लाख तक क्या थी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट कम टू दिस, Mr. X is a resident individual and his age is 65 years. If his age is 65 years, that means he is what? He's a senior citizen, right? And for a senior citizen, up to 3 lakh तक income पे tax कितना लगेगा? Nil. So that means second category will become applicable for him. When is second category तब applicable की नहीं जिसका residential status क्या है? Resident. Let's come to the last category. His age is 85 years and he is a resident individual. So if his age is 85 years and he's a resident individual, that means ये super senior citizen वाली जो slab थी हमारी उस category में आएंगे। ठीक है, he is a super senior citizen, इनकी income 5 लाख तक क्या थी बच्चे, exempt from tax. So I hope now you guys know आपको कौन सी स्लैब किसके ऊपर एप्लीकेबल करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स डू दी कंप्यूटेशन। इनकम देखो कितनी है, टोटल इनकम इज 12 लाख। ठीक है, फर्स्ट केस करेंगे व्हेन हिज एज इज 45 इयर्स। सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हिज टोटल इनकम इज 12 लाख। ठीक है, अब ये 12 लाख पे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर दोगे कि 30% का सीधा टैक्स लगा दिया, नो। इस इनकम को ही हम पार्ट्स में डिवाइड करके एंड देन वी विल चार्ज दी टैक्स। फर्स्ट इस 12 लाख के फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स रेट कितना था, निल। ठीक है, देन हमारी स्लैब क्या कहती है, 2,50,000 टू 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है द रेट इज 5%, इनकम फॉल्स बिटवीन 5 to 10 lakh the rate is 20%, and if it exceeds 10 lakh right then the rate is 30%। ठीक है, तो अब 12 लाख में से पहले 2.5 लाख पर हम टैक्स कितना लगाएंगे, निल। तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, निल। नेक्स्ट इस 12 लाख में से 2.5 लाख पर तो आपने टैक्स देख लिया, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अमाउंट जो टू 5 लाख तक है, ठीक है, उस पर आप टैक्स लगाओगे 5%। तो बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, 2,50,000 टू 5 लाख में कितना अमाउंट आ रहा है हमारा, 2,50,000
2,50,000. On this 2,50,000, you will charge tax at the rate of 5%. This will be 12,500. Fine. नेक्स्ट की स्लैब बोलती है 5 to 10 लाख में जितनी भी अमाउंट आएगा ऑन दैट यू विल चार्ज 20%. तो सिंस हिज इनकम इज 12 लाख दैट मींस 5 से 10 लाख के बीच में अमाउंट कितना आएगा 5 लाख, राइट. सो ऑन 5 लाख एट द रेट ऑफ 20% आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स का 1 लाख, राइट. नेक्स्ट अबव 10 lakh the amount rate is 30%. तो अगर टोटल इनकम 12 लाख थी तो 10 लाख से कितना एक्सीड कर रही है 2 लाख. 2 लाख पर की टैक्स कितना चार्ज कर दोगे 30%. सो दिस विल बी 60,000. टोटल करो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 1,72,500. फाइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं व्हेन हिज एज इज 65 years. So when his age is 65 years, उसकी इनकम अभी कितनी है 12 लाख, राइट. सो ये 12 लाख पर 3 lakh पे we will not charge anything, so the tax amount is nil. नेक्स्ट स्लैब होती है 3 to 5 lakh. तो 3 to 5 lakh एक का अमाउंट आ रहा है 2 lakh. On this 2 lakh at the rate of 5% we will charge the tax which will be rupees 10,000. 5% of 2 lakh will be 10,000, right. नेक्स्ट स्लैब बोलती है आपको 5 से 10 लाख के बीच जितनी इनकम आएगी उस पर हम टैक्स लगाएंगे 20%. सो हियर द अमाउंट इज 5 lakhs. On 5 lakhs at the rate of 20% अमाउंट आ जाएगा आपका 1 lakh rupees, right. एंड above 10 lakh 10 लाख से जितनी भी इनकम एक्सीड करेगी ऑन दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज 30%. तो मेरी इनकम है टोटल इनकम 12 लाख. 10 लाख से कितना एक्सीड किया 2 लाख. ऑन 2 लाख वी विल चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. तो ये आ जाएगा आपका 60,000. 10,000 plus 1 lakh plus 60,000 will make 1,70,000. I hope you guys are understanding this computation part. Fine. Let's come to the last slab. पहले स्लैब देखते हैं फिर कंप्यूटेशन करेंगे. लास्ट स्लैब कहती है कि आप क्या हो सुपर सीनियर सिटीजन. तो हमने देखा था ना सुपर सीनियर सिटीजन की केस में क्या था फर्स्ट 5 लाख पे तो नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स. नेक्स्ट इनकम फॉल्स बिटवीन 5 to 10 लाख उस पर हमारा टैक्स रेट था 20% एंड मोर देन 10 लाख पे हमारा टैक्स रेट था 30%. So here his income is 12 lakh. First 5 lakh पे the tax rate is nil. अमाउंट कितना आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट nil. नेक्स्ट 5 से 10 लाख अमाउंट आ रहा है 5 lakh, right. So 5 lakh पे at the rate of 20% you will calculate this and it will be rupees 1 lakh. नेक्स्ट आपकी इनकम है 12 लाख 10 लाख से कितना एक्सीड कर दिया 2 lakh. On 2 lakh you will calculate the tax at the rate of 30%. ये आपका अमाउंट आ जाएगा 60,000. So nil plus 1 lakh plus 60,000. This is 1,60,000. Fine. So this is how you have to do the computation as per the income tax slab and you should be able to identify कि किसके ऊपर कौन सी slab applicable होगी. Fine. Now, after the concept of this tax computation as per the slab, let's understand this concept also. Rebate under section 87A. Rebate under section 87A में you have to remember these 3 points that this rebate is applicable. It is available only to an individual resident in India. That means अगर आप इंडिया में resident हो, आपका residential status resident है, only then you can claim the rebate of 87A. Otherwise, if you are a non-resident, then you cannot claim this rebate. Fine. This is number 1. This rebate is available for individual resident in India, but when his total income does not exceed rupees 5 lakh. मतलब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए एंड आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक अगर है only then you are eligible to claim rebate under section 87. ठीक है. कौन सा पॉइंट हमें याद करते हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए रेजिडेंट एंड आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए अप टू रुपीज 5 लाख. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं इफ यू आर एलिजिबल टू क्लेम दिस रिबेट तो रिबेट कितने की मिलेगी
The amount of rebate shall be 100% of income tax, जितना आपका टैक्स का अमाउंट बनता है वो, और ₹12,500 whichever is less. 100% of tax और 12,500 दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उतने अमाउंट की यू आर एलिजिबल टू क्लेम द रिबेट अंडर विच सेक्शन 87A ओनली व्हेन यू आर a resident and your income is up to rupees 5 lakh. Fine. So after this rebate part, let's continue and see the next thing, this surcharge. Now what is a surcharge? अभी हमने सीखा टैक्स कंप्यूटेशन, ठीक है। एज पर द इनकम टैक्स स्लैब आपने क्या निकाला, एक अमाउंट कैलकुलेट किया था आपने, टैक्स, ठीक है। इसी टैक्स पर एक एडिशनल अमाउंट आपको पे करना पड़ जाता है, कब, व्हेन योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख, ठीक है, एंड दैट एडिशनल अमाउंट इज नोन एज सरचार्ज, ठीक है। So surcharge is what? It is an additional tax payable over and above the income tax. Fine. सरचार्ज किस पे चार्ज किया जाएगा बच्चे? आपका जितना टैक्स बनता है ना उस पर चार्ज किया जाता है। लेट्स से आपका टैक्स कंप्यूट होके आ रहा है ₹1 लाख, तो सरचार्ज इस अमाउंट पर चार्ज होगा। कितना परसेंट सरचार्ज चार्ज किया जाएगा? दैट डिपेंड्स ऑन द income of the assessee. Fine. So see, where total income exceeds ₹50 lakh but does not exceed ₹1 crore. अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है but it is up to ₹1 crore, then the rate is 10%. If your income is more than 1 crore but it is up to 2 crore, कितना सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा? 15%. If your income is more than 2 crore but up to 5 crore, then the surcharge rate is 25%. And if your income exceeds 5 crore rupees, then the rate of surcharge is 37%. Please remember this point, 10% of not total income, 10% of the tax which you have calculated in the previous step, right? Please remember these rates. Next, सरचार्ज के बाद एक और सेस लगता है एंड दिस सेस इज नोन एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो आपने अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, फिर उस पे लेट से सरचार्ज भी एप्लीकेबल कर दिया, तो ये जो टैक्स प्लस सरचार्ज का टोटल अमाउंट आएगा ना, इफ द सरचार्ज इज एप्लीकेबल, इस अमाउंट पर एक सेस पे करना पड़ेगा आपको एट द रेट ऑफ 4%, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। द गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट करती है 4%, दिस अमाउंट इज स्पेसिफिकली स्पेंट ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। फाइन, व्हाट इज द रेट? 4%, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स डू वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सो दैट आपको थोड़ी सी वो स्टेप्स की क्लैरिटी हो जाए जो अभी तक हमने सीखे हैं। Now here, compute the tax liability of Mrs. A, 42 years, who is a resident in India for the assessment year 22-23. For the previous year 21-22, income chargeable to tax in India is rupees 10 lakh 30,000. तो Mrs. A है बच्चे, रेजिडेंशियल स्टेटस का है, शी इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, बट हर एज कितना है? उनकी एज है 42 years. Fine. So if her age is 42 years, first of all आप याद करो कि इनके ऊपर कौन सी स्लैब एप्लीकेबल होगी, दी फर्स्ट वन, बिकॉज शी इज नीदर अ सीनियर सिटीजन नॉर शी इज अ सुपर सीनियर सिटीजन, राइट। तो फर्स्ट स्लैब हमें क्या कहती है? इनकम के ढाई, फर्स्ट 2,50,000 ऑफ योर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, पहले 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट 2.5 to 5 लाख पे टैक्स लगाते हैं एट द रेट ऑफ 5%। 5 to 10 के बीच में जो इनकम आती है उस पर हम टैक्स चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 20%। एंड where the income exceeds 10 lakh, on that exceeded amount we charge the tax at the rate of 30%. So this is our slab. Let's do the computation now. इनकी इनकम है 10,30,000, ठीक है। तो इस 10,30,000 में पहले 2.5 लाख पर तो टैक्स लगेगा नील। फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट 2.5 to 5 लाख के बीच जितनी भी इनकम
होगी उस पर हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो इनकी इनकम कितनी आएगी बच्चे? 2.5 लाख, राइट? ऑन दिस 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, ये आ जाएगा अमाउंट 12,500। ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी इनकम आएगी बिटवीन 5 to 10 लाख, अप टू 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा बट 10 लाख तक, उस इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पर इनकी इनकम आ जाएगी 5 लाख रुपीज। फाइन। So on this 5 lakh, at the rate of 20%, when you will calculate the tax, it will be 1 lakh, right? Last आपको कहते हैं income exceeding rupees 10 lakh will be chargeable to tax at the rate of 30%. Income इनकी है 10 lakh 30,000, 10 लाख से कितना एक्सीड कर रहा है? 30,000। तो 30,000 पर हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 30%, इट विल बी 9,000 रुपीज। फाइन। आप इन सबका टोटल करोगे और ये जो आपके पास अमाउंट आया है ये कैसे आया है? दिस इज नोन एज द टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग द स्लैब, रेलिवेंट स्लैब जो इनके ऊपर एप्लीकेबल थी। फाइन। नेक्स्ट, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन अपने माइंड में जस्ट याद करो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको एप्लीकेबल थी? टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, राइट? बट उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू रुपीज 5 लाख। इसकी इनकम कितनी है? 10,30,000। So is she eligible to claim the rebate under section 87A? No. What is the reason? The reason is as her total income exceeds rupees 5 lakh, this rebate under section 87A is not available to her. Fine. मान लो उनकी टोटल इनकम होती 4 लाख, इन दैट केस हम इनको रिबेट दे देते। कितनी रिबेट देते? 100% ऑफ टैक्स, जो भी उनका टैक्स अमाउंट आता, और रुपीज 12,500 दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आता उस अमाउंट की हम इनको क्या दे देते? रिबेट। फाइन। सो हियर सिंस हर इनकम exceeds rupees 5 lakh, she is not eligible to claim the rebate under section 87A. तो इनका अमाउंट कितना आ जाएगा? अभी भी इनका अमाउंट रहेगा 1,21,500 रुपीज। फाइन। नेक्स्ट, आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने चेक करोगे वेदर द असेसी इज एलिजिबल टू क्लेम द रिबेट और नॉट। उसके बाद बैलेंस आएगा, देन यू विल सी वेदर द सरचार्ज इज एप्लीकेबल टू द असेसी और नॉट। सरचार्ज एप्लीकेबल कब होगा? इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे प्लीज रीड इट एज 50 लाख। तो इनकी इनकम कितनी है बच्चे? 10,30,000। सिंस her total income does not exceed 50 lakhs, again इन पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? नील। टैक्स प्लस सरचार्ज टोटल अमाउंट फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,21,500 rupees. And finally, what we have to do, we have to add health and education cess on this amount, right? So हमारा अमाउंट अभी भी सेम आ रहा है 1,21,500. On this amount, at the rate of 4%, we will add health and education cess, which will be rupees 4,860. तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1,21,500 plus 4,860, 126,360. एंड सी, यहाँ पे हमें सेक्शन 288A या 288B लगाने की नीड नहीं हुई, बिकॉज आपकी लास्ट डिजिट्स क्या थी? आपकी टोटल इनकम इज इन मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट? एंड आपका टैक्स पेबल भी कितना आ रहा है? इन मल्टीपल्स ऑफ 10। अगर ये मल्टीपल्स ऑफ 10 में नहीं आता तो आपको वो राउंडिंग ऑफ जो अभी सीखी थी हमने, वैसे राउंड ऑफ करके इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 में बनानी थी। Fine. So you can practice the computation part, how to calculate the tax liability as per the different slabs, right? Abhi in this video, I have not covered the topic of new tax regime. Fine, we'll cover that later, but for the time being, just understand that 3 slabs are applicable, right? हमने अभी दूसरी न्यू टैक्स रिजीम वाली स्लैब डिस्कस नहीं की है। आप पहले ये 3 स्लैब्स की प्रैक्टिस करो। आप डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स लेके, लेट्स से if the total income is 4 lakh, then calculate the tax liability. If the total income is 8 lakh, तब करो tax liability calculate. If the income is 12 lakhs, in that case calculate the tax liability. In all the 3 cases, here if the assessee is of, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था ना, 45 years है, 65 years है, 85 years है, so you can take different taxable income and different age groups
and calculate, do the practice of this text calculation. Fine. Thank you, dear students. Happy learning.